इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे रोज़ारी बायोटेक के आईपीओ की। ये पहला आईपीओ है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, जो कि कोरोना की वजह से अच्छा नहीं चल पाया। हालांकि अब वो ठीक ठाक लेवल पर आ गया है। तो चलिए पहले इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में आपको आसानी से समझ में आए वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईपीओ भरने से पहले बिज़नेस मॉडल जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये कंपनी की शुरुआत 2003 में हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक केमिकल कंपनी है, जिनका टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बनाने का मुख्य काम है। इसके अलावा यह पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और एनिमल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। मीन्स इनका बिजनेस पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। सिलवासा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वह अपने अधिकांश उत्पाद इन हाउस ही निर्माण करते हैं। सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इनके पास पाउडर, ग्रैन्यूल और लिक्विड के निर्माण की क्षमताएं हैं। इसके साथ इसके परीक्षण और पैकेजिंग की भी क्षमता है। और अब ये एक नया प्लांट इनका शुरू होने वाला है 2021 में गुजरात के दहेज में, जो कि एक बिल्कुल अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से लैस होगा और इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया टेक्सटाइल का हब है और आसपास की कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी टेक्सटाइल के हब हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी टेक्सटाइल का बड़ा काम होता है। और इंडिया में टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा फोकस बिजनेस भी है और इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री भी है। तो रोज़ारी इंडिया की एकमात्र रेपुटेड टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और पिछले कुछ सालों में अब इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यह पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है। इससे पहले टेक्सटाइल प्रोसेसिंग केमिकल्स के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था। हालांकि अभी भी इंपोर्ट हो रहा है, मेनली जर्मनी, यूएस जैसी कंट्रीज से हैं। इंडिया में छोटे मोटे नॉन स्टैंडर्ड टेक्सटाइल केमिकल सप्लायर हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अगर केमिकल मैन्युफैक्चरर सिर्फ ये रोज़ारी ही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है नॉन स्टैंडर्ड केमिकल यूनिट से लेने में। तो मैं आपको बता दूं कि सभी देशों में अलग अलग रूल होते हैं रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स को लेकर। अगर नॉन स्टैंडर्ड केमिकल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उससे बना हुआ कपड़ा एक्सपोर्ट करने से पहले टेस्ट होता है और रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स पाए जाने पर एक्सपोर्टर उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर की डिमांड रहती है और इसमें इंडिया का यह सबसे बड़ा नाम है। इंडिया में जिस तरह से टेक्सटाइल का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, उस तरह से इनका बिज़नेस बहुत ही सुरक्षित और प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इंडियन टेक्सटाइल केमिकल इंपोर्ट करती हैं, जो कि कॉस्टली पड़ता है, और उसके अगेंस्ट ये सिमिलर क्वालिटी केमिकल लो कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। टेक्सटाइल में यह हर तरह के कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन, डेनिम फैब्रिक के प्रोसेस के लिए केमिकल सप्लाई करता है। इसके अलावा ये फंक्शनल फिनिशेस के केमिकल भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। फंक्शनल फिनिशेस को अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो जिस तरह से हम रिंकल फ्री के टैग देखते हैं क्लॉथिंग स्टोर्स पे, तो उसके लिए जो केमिकल सप्लाई होता है वो फंक्शनल फिनिश कहते हैं उसे। उसी तरह से जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है, उसके लिए एंटी वायरल केमिस्ट्री इन्होंने बनाई है, जो कि वो उसका भी ट्रीटमेंट फैब्रिक पर या गारमेंट पे किया जाता है और उसे भी फंक्शनल फिनिश कहा जाता है। इसी तरह फंक्शनल फिनिशेस के अलावा ये प्रिंटिंग में यूज़ होने वाले केमिकल भी बनाते हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा होम पर्सनल प्रोडक्ट्स में ये लोग सोप, डिटर्जेंट, इंक, पेंट, कोटिंग, सिरामिक, टाइल्स, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी सप्लाई करते हैं। और इनका थोड़ा बिजनेस एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में भी है, जिनमें इनका पेट केयर प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं ये आईपीओ का उपयोग, इसकी आईपीओ से आने वाली आय का उपयोग। तो ये उपयोग इसलिए है, मौजूदा इन्होंने जो कागजात दिए हैं उसके अनुसार आईपीओ से जो प्राप्त आय है
का उपयोग ये मुख्य रूप से जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंस और डेब्ट और वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को चुकाने के लिए किया जाएगा। इसका इश्यू का साइज़ लगभग 494 करोड़ से 496 करोड़ तक होने की उम्मीद है। प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपया होगा और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2200 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लें हम तो आईपीओ में इस एक फ्रेश इश्यू और इसके 2 प्रमोटर्स एडवर्ड मैनेजेस और सुनील चारी द्वारा बिक्री के प्रस्ताव शामिल हैं। वर्तमान में एडवर्ड मैनेजेस और सुनील चारी कंपनी के प्रमोटर के रूप में 42.1 और 42.05 हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि रिटेल होल्डिंग सार्वजनिक शेयरधारिता 4.9% है। रोज़ारी बायोटेक अपने पहले 500 करोड़ के आईपीओ के साथ आईपीओ बाज़ार में 4 महीने के ड्राई रन को तोड़ने के लिए सबसे पहले तैयार है। यहाँ सुनील चारी प्रमोटर और एमडी हैं, वहीं एडवर्ड मैनेजेस कंपनी के प्रमोटर और चेयरमैन हैं। ये इश्यू के बाद कुल प्रमोटर की हिस्सेदारी 95% से गिरकर 73% हो जाएगी और शेष 27% हिस्सेदारी पब्लिक होल्डिंग की हो जाएगी। इसके शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है 423 से लेकर 425। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियां आपको बता दूं। इश्यू 13 जुलाई को ओपन होगा और ये क्लोज़ 15 जुलाई को होगा। मतलब 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई को ये इश्यू भरा जाएगा। इसकी अलॉटमेंट डेट टेंटेटिवली 20 जुलाई है। रिफ़ंड डेट इसकी 21 जुलाई है। डीमेट अकाउंट में शेयर आने की डेट 22 जुलाई है। लिस्टिंग की डेट 23 जुलाई टेंटेटिव है। अब इसके फंडामेंटल की एक बार बात कर लें। कंपनी के DHRP में कहा गया है कि कंपनी वित्त वर्ष 2018 से 20 में रोज़ारी बायोटेक का डेब्ट और इक्विटी रेशियो 0.23 पर स्थिर रहा है। कंपनी ने 603.8 करोड़ का कुल रेवेन्यू और 65.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट निकालने के बाद अर्जित किया है। रोज़ारी बायोटेक की बैलेंस शीट पर अगर हम देखें तो 2017 से लेकर अब तक इसमें काफ़ी मजबूती देखने मिली है। इसकी ग्रोथ में, नेट प्रॉफिट और ईबिटा ग्रोथ में ये 2017 से लेकर अब तक 32%, 63% और 67% की इनमें ग्रोथ मिली है, जो कि बहुत ही शानदार है। तो इस तरह से इसका फंडामेंटल बहुत शानदार है। ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम चल रहा है, 6 तारीख को इसका प्रीमियम लगभग 20 रुपये था, जो कि अब तक बढ़ते बढ़ते इसका पर शेयर प्रीमियम 140 रुपया हो गया है। मीन्स इसका ग्रे मार्केट इस पर काफ़ी बुलिश है। तो ओवरऑल इसके फंडामेंटल और बिज़नेस मॉडल को देखते हुए और इसका जो एक्सपांसन और ये सब देखते हुए इसमें कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये आसानी से 20 से 30% प्रॉफिट आसानी से दे सकता है। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले मार्केट की वॉलेटिलिटी देखें और इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी इस आईपीओ की एनालिसिस। होप आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इससे। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईपीओ पर भी मैं आपके पास साथ जानकारी लाता रहूँगा और नए नए शेयरों पे आपके साथ, पेनी शेयरों पे आपको इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर कोई और इसमें आईपीओ में भरना चाहता है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।